हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैंने लास्ट का वीडियो साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन से लिया जिसमें मैंने अम्ल क्षार के बारे में आपको समझाया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो बच्चों उसी पोर्शन से मैंने लिया है जिसमें मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बताऊंगी। बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलो बच्चों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पीएच मान क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लवण क्या है और क्या सभी लवण उदासीन होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, एक एक करके हम सभी पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएच मान होता क्या है। तो अम्ल और क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था सोरेनसन, इन्होंने 1909 में एक पैमाना यानी स्केल तैयार किया जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। यहाँ पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पोटेंज, इट मीन्स शक्ति, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की मात्रा कितनी है, यह पीएच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो P का मतलब है पोटेंज और H का मतलब है हाइड्रोजन। पीएच स्केल से सामान्यतः शून्य, अगर हम शून्य की तरफ जाएंगे तो अधिक अम्लीयता का क्रम है ये, और वहाँ से हम आगे चलें 14 तक, तो जितना हम 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे वो अधिक क्षारीयता को दर्शाता है। तो यहाँ तक का मान ज्ञात किए जा सकते हैं पीएच स्केल से। पीएच स्केल एक संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। चलिए बच्चों, पीएच पैमाना क्या होता है देखिए। यहाँ एक स्केल नज़र आ रहा है आपको, देखिए कलरफुल है ये सभी। तो पीएच स्केल क्या है देखिए, यहाँ देखिए 0 से लेकर 14 तक के अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ समझिए, इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। 0 की तरफ हम जितना नज़दीक जाएंगे ये एसिडिक बताएगा, जितना हम 14 की तरफ जाएंगे ये एल्केलाइन यानी क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाएगा, और अगर हम दोनों के बीचों बीच यानी 7 के पास रहेंगे तो ये न्यूट्रल यानी उदासीन होगा। अगला स्केल देखिए, ये भी पीएच स्केल है, इसमें समझने की कोशिश करिए। पीएच स्केल ऊपर की तरफ देखिए एसिड सबसे नीचे होगा, बेस यानी एल्कली। तो एसिड की तरफ आप जाएंगे तो एसिड वाले बैटरी आते हैं, आपको पता होगा, वो एसिड में आएगा। स्टमक, हमारे अमाशय में जो एसिड बनता है जिसे हम HCl कहते हैं, वो एसिड होता है। इसी तरीके से कल मैं आपको वीडियो में बताई थी CH3COOH, जिसे मैंने कहा था एसिटिक एसिड यानी सिरका, देखिए लिखा है विनेगर, ये भी एसिड है। इसी तरीके से अलग अलग और भी लिखे हुए हैं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और उसको पढ़िए। चलिए फिर से मैं स्केल को दिखा रही हूँ आपको, यहाँ समझिए, यहाँ भी 0 से लेके 14 तक है। देखिए जितना हम 0 की तरफ गए एसिड है, जितना हम 14 की तरफ गए वो बेस है, और बीच में अगर है तो वो न्यूट्रल है यानी उदासीन है। तो जो वाटर होता है बच्चों, इसको याद रखेंगे आप, वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है यानी इसका पीएच 7 होता है। चलिए, तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हम देखते हैं। तो एक एक करके इसके पॉइंट हम देखते हैं। पहला महत्व है बच्चों पाचन की प्रक्रिया और पीएच। चलिए, हमारा अमाशय यानी स्टमक तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का स्राव करता है। हमारे अमाशय में HCl बनता रहता है। यह अमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एसिड है और हमारे अमाशय में अगर एसिड बन रहा है तो क्या इससे हमको कोई नुकसान है? तो नहीं, यह कोई भी हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये सहायता करता है, पचाने में सहायता करता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि अगर आप ज़्यादा हैवी खाना खा लिए तो आपको
डाइजेशन की समस्या हो सकती है। उस स्थिति को अपच की स्थिति कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, अमाशय जो है और अधिक मात्रा में HCl बनाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, HCl का बनना जब बढ़ जाता है तो हमको पेट में जलन या दर्द का अनुभव होता है। तो इस स्थिति में जब ऐसा दर्द होता है बच्चों, तो उस समय अधिक अम्ल को प्रति अम्ल देकर यानी एंटासिड देकर जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है। तो जब अम्ल का बनना अधिक हो जाएगा तो वहाँ हम दुर्बल क्षार को वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, जिसे एंटासिड बोलते हैं। तब फिर हमारी जो डाइजेशन की कंडीशन है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। दूसरा देखिए, रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रिया। आप सभी को पता है, जितने भी जीव जंतु हैं सभी में जैविक प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है। तो हमारे रक्त का जो पीएच होता है वो 6.8 से 7.4 to 8 तक होता है। याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है कभी कभी कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच है ये जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, ये जो लेवल है, क्योंकि जो लेवल आप देख रहे हैं पीएच मानों के बीच में रक्त, प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो सभी को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये तभी बैलेंस होगा बच्चों जब हमारा रक्त का जो पीएच है वो 6.8 to 7.4 to 8 तक होगा तभी। उदाहरण के लिए देखिए, अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है। जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अगर अम्ल ज़्यादा हुआ तो इसकी आकृति बदल जाएगी और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करती है, उसके साथ मिलती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो यदि अम्ल ज़्यादा हो गया, रक्त का पीएच अगर अम्लीय माध्यम में ज़्यादा चला गया, तब यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन का जो अणु है इसकी जो आकृति है वो बदल जाएगी और आकृति जब बदल जाएगी तो ऑक्सीजन ये अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगी। इसलिए जो हमारा ब्लड है उसका पीएच लेवल जो है इस स्तर से कम यानी अम्लीय कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट है, हमारे दांतों का इनेमल, जो हमारे दांत हैं बच्चों उसका जो इनेमल होता है यानी जो वाइट कलर का जो दिखता है उसे इनेमल कहा जाता है। ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह कठोर पदार्थ पानी में नहीं घुलता। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम होता है, जब लार का जो पीएच है वो 5.5 से कम होता है, तब दांतों में कैविटी शुरू हो जाती है, दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए प्रतिदिन दांतों को क्षार युक्त दंत मंजन से साफ करना चाहिए। आपको पता है, आप जो भी पेस्ट यूज करते हैं वो चिकने होते हैं और झाग आता है। कल आपको मैं बताई थी जब अम्ल क्षार पढ़ा रही थी, तो क्षार के गुण होते हैं कि वो चिकने होते हैं। तो क्षार युक्त दंत मंजन से जब आप अपनी दांतों को साफ करेंगे तो ये जो पीएच लेवल है बराबर हो जाएगा और कैविटी से आपको राहत मिलेगी। अगला है देखिए चौथा पॉइंट, पीएच और पौधों और जंतुओं की आत्मरक्षा। चलिए पीएच कैसे इनकी रक्षा करता है देखते हैं। कुछ पौधे जिसमें बारीक चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं, जब कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है तब यह उनके शरीर में चुभकर फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। इससे वह जो पौधा है वो खाए जाने से बच जाता है। तो देखिए बच्चों, प्रकृति में अनेक ऐसे जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं जिसमें
डंकनुमा संरचना होती है। डंक सभी जानते हैं आप लोग, तो डंक जो है हम जीव जंतुओं में बोल सकते हैं, और यही जब पौधे में होंगे तो वो रेसे के जैसा आपको नजर आएंगे। लेकिन बच्चों आप गलती से भी ऐसे पौधों को टच कर देंगे तो उनके जो वो रेसे हैं वो डंक के जैसे आपको चुभेंगे, तो आप उसे दोबारा नहीं छुएंगे। इसी प्रकार ये क्या करते हैं, अपनी आत्मरक्षा। जैसे आपको पता है मधुमक्खी, इसके डंक मारने पर ये भी जो है फार्मिक एसिड का स्राव कर देती है, जिसके कारण भी दर्द और जलन का हमें अनुभव होता है। तो इस प्रकार जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं बच्चों, वो अपनी आत्मरक्षा करते हैं। चलिए आखिरी देखते हैं। 5वां पॉइंट है मिट्टी का और फसल का उत्पादन। तो यहाँ भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच लेवल 5 to 8 होता है। मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद, चूना या राख भी डाली जाती है। तो बच्चों धान के जो उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच लेवल होना चाहिए 5 to 8, और इस स्तर से अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो इससे फसल जो है प्रभावित हो जाएगी, और उससे बचने के लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद, चूना या राख डाला जाता है। तो ये रहा बच्चों आपका पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। चलिए अब हम अगला अपना पॉइंट देखते हैं, लवण, जिसे साल्ट कहा जाता है। हम जानते हैं कि जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन और OH- आयन यानी हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब यही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं। साथ ही लवण का निर्माण होता है। अर्थात लवण क्या हुए, ऐसे आयनिक यौगिक जिसमें एक भाग होगा धन आवेशित, जैसा कि आप देख पा रहे हैं H+ धन आवेशित है, और दूसरा भाग होना चाहिए ऋण आवेशित। देखिए OH- आयन, इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। और लवण जो होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं। याद रखेंगे आप, इसमें लवण जो होता है विद्युत उदासीन होता है। तो लवण में दोनों बराबर होने चाहिए, धन आवेशित भाग भी और ऋण आवेशित भाग भी। तो लवण बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से मुख्य है अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए देखते हैं क्या है ये अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। इसको जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं यानी KOH के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तब यह बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट और पानी। तो देखिए HNO3 + KOH = KNO3 + H2O। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये जो बना हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें जो K+ आयन है वो जो है क्षारीय मूलक है, और NO3- आयन जो है वो अम्लीय मूलक है। दूसरा देखिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तब यह बनाता है कॉपर सल्फेट और पानी। तो यहाँ पे समझिए बच्चों, उपरोक्त उदाहरण से हम देखते हैं कि लवण का धनात्मक भाग क्षार से आ रहा है। देखिए पहले रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। लवण क्या बना है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 यहाँ पर लवण है। तो इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो K+ आयन अलग हो जाएगा और NO3- आयन अलग हो जाएगा। तो जो K+ आयन है उसको देखिए वो आया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कहाँ से आया है, ये क्षारीय भाग से। और NO3 जो है
वह जो भाग है वो आया है HNO3 से। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है, जिसे क्षारीय मूलक कहते हैं। तो यहाँ पे क्षारीय मूलक होगा आपका KOH, और ऋणात्मक भाग जो है वो अम्ल से आता है, जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। यानी यहाँ पे अम्ल है आपका नाइट्रिक अम्ल। तो उदाहरण के लिए जो आपने देखा पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें जो K+ आयन है वो क्षारीय मूलक होगा, और NO3 जो है माइनस आयन है, ये जो है वो होगा अम्लीय मूलक। चलिए अब ये प्रश्न है बच्चों कि क्या सभी लवण उदासीन होते हैं। चलिए देखते हैं। अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण बना। अभी मैंने यहाँ बताया, देखिए आपको यहाँ 2 लवण बने हैं। पहले में बना है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक लवण है। दूसरे में देखिए कॉपर सल्फेट, ये एक लवण है। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा बनाया गया। तो साधारण नमक जिसे सभी आप जानते हो NaCl, इसमें क्षारीय मूलक कौन होगा? Na+ होगा। प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये मिलेगा आपको। हमेशा याद रखेंगे जो मूलक होगा, क्षारीय मूलक होगा, तो वो कहाँ से आएगा? प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और अम्लीय मूलक जो होगा वो प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से आता है। इस प्रकार प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के विलयन की प्रकृति क्या होगी? उदासीन होगी। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जब दोनों की प्रकृति प्रबल हो तब वो उदासीन होंगे, या दोनों की प्रकृति जब दुर्बल हो तब वो उदासीन होंगे। एक भी प्रबल होगा और एक दुर्बल होगा तो उस कंडीशन में या तो वो अम्लीय होंगे या फिर क्षारीय होंगे।